ये एक आम आदमी की नज़र से ये समझने का प्रयास किया जाए कि जो ये फिस्कल डेफिसिट है, बजट का घाटा, और सोने का जो इंपोर्ट किया जाता है, इसमें क्या रिश्ता है। इसकी शुरुआत से पहले दो बातों पर, दो आंकड़ों पर हम ध्यान दें। पिछले वर्ष के लगभग 23.5 लाख करोड़ की आयात में हमारा लगभग 2.45 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ सोना हमने लिया है। हमारे देश में सोने को खरीदने की एक परंपरा है, जिसकी वजह से हमारे देश में उम्मीद में 850 से 900 टन प्रतिवर्ष सोना हमारा देश इंपोर्ट करता है। पहले तो ये जाने कि हमारे देश में इतना अधिक सोना इंपोर्ट क्यों होता है, सोने का आयात क्यों होता है, हमारी परंपराओं में सोने की आवश्यकता क्या पड़ी। हम हर जगह अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड से, पश्चिमी जगत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर दो तीन चीज़ें हमें पहले समझ लेनी चाहिए। पश्चिमी देशों का सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना अलग प्रकार का है, और भारत देश का सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना अलग प्रकार का है। पश्चिमी देशों में व्यक्ति को, अपने बच्चे को हमारे समाज की तरह शायद इतना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, शायद उसके विवाह के लिए उसको धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, शायद अपने बुढ़ापे के लिए अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, शायद उसको बुढ़ापे में अपने माता पिता को और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन सब की वजह से भारत में जो पारिवारिक संरचना चली कि हम अपने माता पिता का भी ध्यान रखते हैं और अपनी आने वाली संतान के पढ़ाई लिखाई से विवाह तक के लिए मेरे पास बचत होनी चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए, जिससे हम ये सब कार्य करते थे। दूसरा, हमारे विवाह की परंपरा में सोने को दिया जाता था। सोना देने का अर्थ है एक प्रकार का स्त्री धन कहा जाता था कि इस पैसे से स्त्री के पास हमेशा कुछ धन रहेगा, वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहेगी। ये बातें थी। मैं इस पूरे में जो मेन बात लेकर चला हूँ वो एक कॉमन मैन की है। कॉमन मैन का अर्थ यहाँ पर है एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का है। देखिए, जो बहुत गरीब हैं देश में, लगभग 30-35% जनता, वो भी इस देश की नीति में फर्क नहीं डालती है, और जो ऊपर की कोटि के 5 से 10% लोग हैं जिनके पास धन की कोई कीमत नहीं है, वो भी इस बात को, बचत या धन संभालना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हम अपनी बात करेंगे उस भारत के लगभग 60% मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर के। हमारे देश में कॉमन मैन हुआ करता है। इसकी सबसे पहले आवश्यकता थी, मैंने आपसे कहा, बचत हमारी आदतों में है। बचत क्यों है? क्योंकि मुझे बचत भविष्य के लिए भी करनी है, अपने बच्चे के लिए भी करनी है, इस वजह से हमें बचत की आवश्यकता थी। तो बचत का तरीका आज से 20 वर्ष पहले क्या था, 25 वर्ष पहले क्या था? व्यक्ति अपने पैसे को उठाकर बैंक में रखता था, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता, सावधि बचत खाता जिसे कहते हैं। तो हमारे पास उस बचत खाते में या रिकरिंग डिपॉजिट में या जितने भी डिपॉजिट स्कीम्स होती थी, उसका इंटरेस्ट हमें मिला करता था, और वो इंटरेस्ट, उसका जो ब्याज दर था, वो महंगाई की दर से कहीं अधिक होता था। तो व्यक्ति को पैसा जोड़ने की एक प्रकार से वो मिलती थी कि मैं अपने पैसे को जोड़ लूँ, भविष्य में पैसा किसी काम आएगा। तो वो अपना पैसा सबसे पहले बैंक की एफडी में लगा दिया करता था, सारा पैसा बैंक में डालता था, बैंक से ब्याज मिलता था। बैंक के ब्याज से होता दूसरी बात ये थी कि बैंक अपने पैसे वाला बन गया, बैंक के पास व्हाइट मनी अधिक आ गया, बैंक के पास पैसा हो गया। जब बैंक के पास पैसा एक बार आ जाएगा तो वो बैंक आगे उस पैसे का करेगा क्या? आप जानते हैं, बैंक का काम पैसे को अपने पास रखना और लोन मांगने पर पैसे को देना, उसी से बैंक का सारा कार्य व्यवहार चलता है। तो लोन किसको दिया जाता था? लोन इंडस्ट्री को दिया जाता था, औद्योगिक घरानों को, ताकि वो और अधिक और बड़ा औद्योगिक घराना लगा सके, कारखाना लगा सके। तो बैंक रिच होने की वजह से सबसे बड़ा फायदा हमारे पास हो कि इजी कैपिटल अवेलेबल हो गया, पैसा आसानी से मिलता है, क्योंकि बैंक के पास धन है, उसको तो लोन देना ही, उसको तो ब्याज पर पैसा उठाना ही है। इसके पश्चात जब ये हुआ तो धीरे धीरे जीडीपी बढ़नी शुरू होगी।
सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप कहते हैं वो बढ़ता गया, क्योंकि जब वो पैसा आसानी से मिलेगा तो सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। आप कल्पना करें कि आज हमारे औद्योगिक विकास की दर को कम बताया जाता है और ये कहा जाता है विदेशों के साथ इसकी कंपटीशन नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा सीधा सा कारण है। हमारे देश में जो धन किसी औद्योगिक घराने को या औद्योगिक इकाई को मिलता है वो 8, 10, 12% ब्याज पर मिलता है, और विदेशों में ये धन 1 से 1.5% ब्याज पर मिलता है। तो मुझे आज अमेरिका की यदि किसी कंपनी से अपना तालमेल बिठाना हो, उसके कंपैरिजन में अपने आप को अच्छा बनाना हो, तो एक सवाल सबसे पहले मेरे पास आएगा कि मुझे पैसा मिलेगा 10% के ब्याज पर और उसको पैसा मिलेगा 1 से 1.5% के ब्याज पर। जापान में तो आधे टक्का ब्याज पर पैसा मिलता है। तो उसके कंपैरिजन में, उसकी कंपटीशन में मैं कैसे आ सकता हूँ? इसके लिए हमारी जीडीपी में बार बार मार आती है, हमारे औद्योगिक घराने टूटते जा रहे हैं। तो सवाल आया कि जब इजी कैपिटल था तो बैंक का जीडीपी बढ़ता, उसके बाद हुआ क्या? नई जीडीपी से नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, क्योंकि और औद्योगिक फैक्ट्रियां लगी, कारखाने लगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, लोगों में रोजगार उत्पन्न हुआ। इस रोजगार के बाद जब बैंक पैसा देता था तो व्यक्ति को तो दूसरा फायदा होता था, वो होता था कि उसको रिटर्न मिलती थी, अमीर बनता था, माने धन उसके पास बढ़ता था। और जब धन बढ़ेगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। जब पैसा कमाने की, खरीदने की उसकी पावर बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा? और सामान खरीदेगा। ये इनडायरेक्टली सीधा जीडीपी को इंक्रीज करने में हाथ देगा। जहां पर जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा और अधिक, ये जो साइकिल चलेगा, बैंक की एफडी से बैंक रिच होगा, इजी कैपिटल मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ये पूरा साइकिल बढ़ के दोबारा उस व्यक्ति को ही अमीर बनाएगा, उसको दोबारा और रिटर्न मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहां से जब कॉमन मैन चला, रिटर्न मिली, परचेजिंग पावर इंक्रीज हुआ और अंत में रोजगार जनरेट हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा फायदा दोबारा रोजगार जनरेट से कॉमन मैन को ही फायदा हो गया। ये तो थी आज से 20 वर्ष पहले की, ग्लोबलाइजेशन से पहले की हमारी नीतियां, उसके और 10 वर्ष पहले की 70-80 के दशक की नीतियां। आज क्या हो गया? आज हमारी महंगाई की दर बहुत बढ़ गई, सामान्य व्यक्ति का जीना दूभर हो गया। तो इसका मतलब उसके लिए बचत करना एक ख्वाब के समान है, सपने के समान है। परंतु बचत उसकी आवश्यकता भी है, तो वो क्या करता है? वो ऐसी जगह पैसा लगाता है जहां पर कम से कम पैसा सिक्योर है। आज बैंकों की ब्याज दर कम हो गई है, औद्योगिक घरानों में आप इक्विटी में पैसा लगा नहीं सकते, उसका भरोसा कुछ नहीं है, धांधलियां बहुत हैं, घोटाले बहुत हैं। तो आज क्या करता है, इस बात को अब समझने का प्रयास करेंगे। आम आदमी आज की तारीख में फिर अपना कुछ पैसा लेकर के इन्फ्लेशन से परेशान है, महंगाई दर से परेशान है। तो उसकी वजह से वो करता क्या? वो उस पैसे को लगाता है सोने में। सोना सबसे आराम का निवेश इसके लिए माना जाता है कि सोने के निवेश में पैसा कम होने के चांसेस नहीं है। किसी भी बिजनेस में लगाइए, औद्योगिक घराने को दीजिए, इक्विटी में लगाइए, कहीं पे लगाइए, उसमें उतनी बढ़त नहीं है, लेकिन सोने में बहुत बढ़त है। तो आम आदमी उस पैसे को, जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, वो क्या करता है? पैसे को सोने में लगाना चाहता है आज। इसकी वजह से होता क्या है? सोना आपको और इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले वर्ष 850 से 900 टन सोना इंपोर्ट किया गया और इसकी कीमत लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपए है पिछले वर्ष के लिहाज से। जब ये इतना सोना इंपोर्ट किया जाएगा तो हमको इंपोर्ट के लिए फिर डॉलर चाहिए। अंत में हमारे डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की कीमत टूटती है और हमारा रुपया डिवैल्यूट हो गया। जब रुपया डिवैल्यूट हो गया तो हमारी जीडीपी सबसे पहले मार खाएगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएंगे। उसके बाद अगला हमारे पास तकलीफ है, जीडीपी डिक्रीज हो गया, जिस ग्रोथ दर से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। अब आम आदमी के लिए दूसरी परेशानी की बात थी, उसने कहा गोल्ड में पैसा लगा दिया। ये तो रही मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय, लेकिन जिसके पास थोड़ा अधिक पैसा था उसने पैसे को लगा दिया दूसरे रास्ते में, और वो रास्ता था रियल एस्टेट का। आज आप हर जगह देखिए बिल्डिंग्स बन रही हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी का पैसा प्रोडक्टिव नहीं होता। ये पैसा जहां लगता है, आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, उनके आउटस्कर्ट में इतने मकान बन गए हैं, सब खाली हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा दिया और पैसा बढ़ नहीं रहा, क्योंकि रहने वाले कम है, मकान ज्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था रियल एस्टेट में पैसा लगाने का, कि रियल एस्टेट के अंदर पैसा, काली कमाई खप जाती है। ब्लैक मनी का बहुत बड़ा सोर्स है हमारे देश में। जो पैसा व्हाइट मनी है वो कम है, ब्लैक मनी ज्यादा है, काला धन अधिक होने की वजह से रियल एस्टेट में पैसा आराम से खप जाता है। तो वो पैसा जो ऊंचे घराने का था, जो उच्चतर मध्यम वर्गीय लोग थे, अपर मिडिल क्लास थे, उन्होंने पैसा रियल एस्टेट में लगाया। अब रियल एस्टेट में जो पैसा लगाया, अब उसकी स्थिति देखते हैं तो वो भी, हमारे पास पैसा क्योंकि रियल एस्टेट में लग गया, तो जो हमारे पास
करंट अकाउंट के लिए पैसा चाहिए था हमारे औद्योगिक घराने को, वो खत्म हो गया। कैपिटल डिक्रीजेस फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री चलाने के लिए आज आपको पैसा नहीं मिलता क्योंकि पैसा सारा चला गया रियल एस्टेट में। जो पैसा बैंक से रूट हो करके किसी औद्योगिक घराने को मिला करता था, आज वो पैसा एक मकान बनकर रह गया। वो पैसा नॉन एनपीए कहलाता है, उस एसेट को अब यूज नहीं करते, नॉन प्रोडक्टिव एसेट बन गया। इसके बाद दोबारा वही मार पड़ी, जीडीपी डिक्रीज हो गया। अब जीडीपी डिक्रीज होने का सबसे पहली मार पड़ेगी मध्यम वर्गीय परिवार में, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो जो औद्योगिक घराने नहीं चलेंगे वो बंद होते जाएंगे। अब बंद होने के बाद सबसे बड़ा मार फिर वही घूम फिर के कॉमन मैन को हुआ। तो पिछले और आज के ज़माने में जो फ़र्क आ गया एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, इसके बीच में जो गोल्ड ने पार्ट प्ले किया वो लोगों को इसके लिए कि लोगों को आज की तारीख में इक्विटी मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड पे पहली बात तो भरोसा नहीं है। दूसरा, यदि वो भरोसा भी है तो कहते हैं कि महंगाई की दर से ब्याज कम मिल रहा है बैंकों में, तो वो समझते हैं कि जब ब्याज इतना कम है तो पैसा सोने में लगाओ, सोना कम से कम बढ़कर आएगा। लेकिन इसका दूरगामी जो परिणाम है वो हमारे डॉलर की कीमत पर है। अब भारत सरकार इस पर टैक्स लगाने की सोच रही है, लेकिन इसके मूल को समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा। भारत सरकार कितना भी टैक्स लगाए, लेकिन जब तक हम किसी परेशानी के मूल को नहीं समझेंगे, लोग हमारे यहाँ पर पैसा जब तक सोने से हटा करके दोबारा बैंक में दोबारा व्हाइट मनी बनाने में नहीं लगाएंगे, दोबारा उस पैसे को औद्योगिक घराने में लगाने को नहीं करेंगे, तब तक हमारी जीडीपी इंक्रीज होने का नाम नहीं लेगी। इस बात को समझना हमारी सरकारों के लिए, व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है। चिदम्बरम साहब ने आराम से कह दिया सोना मत लीजिए, पर मेरे पास विकल्प क्या है? मैं लेता तो इसके लिए हूँ क्योंकि मुझे अपना भविष्य सुरक्षित करना है। कल को मेरे बच्चे की शादी है, उसकी पढ़ाई है, तो पैसा मैं कहाँ रखूँगा? किसी बैंक में रखने पर उतना रिटर्न नहीं है और मुझे पता है महंगाई उससे कहीं ज़्यादा होगी। इस बात को भी समझना सरकारों का बहुत ज़रूरी काम है। धन्यवाद।